विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस हैज़ द लार्जेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी, ये सभी को पता होगा आई थिंक, विच इज़ ग्वानिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। बट फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे कि कन्फर्मेशन बेस पे कितने क्वेश्चंस अब जो है CSIR पूछ रहा है, तो और भी एग्जाम्स जो होंगे उसमें भी ये सब आने के चांसेस हैं। तो आपको आगे जो क्वेश्चंस होंगे उस पर सारी चीज़ें वो होंगी, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिक फिगर और क्लियर देने की कोशिश की है ताकि आप लोग और बेहतर प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ग्वानिन क्यों है, हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। हुक्सटीन बेस पेयरिंग हम लोगों ने देखी थी, ट्रिपल हेलिक्स देखा था, क्वाड्रुप्लेक्स हेलिक्स देखा था। तो सभी हेलाइसेस में क्या देख रहे थे हम लोग कि ग्वानिन के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कहाँ कहाँ मतलब वो पेयरिंग कर सकता है। तो अब आपको क्या याद होना चाहिए, अब आपकी जॉब क्या है, हमें पता तो है कि ग्वानिन के पास लार्जेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी है। एक तो बात ये हो गई, आपने इस बात को सिर्फ याद कर लिया, और दूसरा आपको एस्पेक्ट पे अपने आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना होगा। एक तो हम लोगों ने पूरा क्लास में इस फिगर को ही हुक्सटीन में कहाँ कहाँ पेयरिंग हो रही है वो बात की थी, ठीक है। इससे अगर समझ में आया है तो आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ हमें पता है कि ग्वानिन यहाँ पे 1 के साथ कर रहा है, यहाँ पे ये 1 के साथ हो रहा है, ये 6 के साथ कर रहा है, ठीक है। तो साइटोसिन का कौन इन्वॉल्व होता है नॉर्मल पेयरिंग में, 3rd and 4th। और आप लोगों को मैंने बोला भी था आपको प्रैक्टिस भी क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान पे थोड़ा सा आपको बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे याद हो जाएगा। नंबरिंग तो याद हो जाती है, ठीक, पर अब हमें आप लोगों को ऐड क्या करना है कि यहाँ साइटोसिन पे जो 4th पोजीशन पे जो NH2 ग्रुप है वो क्या काम कर रहा है, वो हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्टर का। तो ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक। यहाँ पे अभी हम लोगों के पास और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे NH है, तो यहाँ पे ये डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक। दूसरा पोजीशन, तीसरा क्या है, तीसरा हो गया सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे भी क्या है, यहाँ पे दिख रहा है हमें ग्वानिन के केस में, यानी ग्वानिन के सेकेंड पोजीशन पे जो अमीनो ग्रुप है, राइट, और 6th पोजीशन पे कीटो ग्रुप। ऐसे पोजीशंस भी थोड़ा सा याद रखना है कि एक तो स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर ली, स्ट्रक्चर के बाद थोड़े से पोजीशंस मार्क जरूर करने हैं कि ओके सेकेंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होता है, 6th पोजीशन पे कीटो ग्रुप होता है, उसी तरीके से साइटोसिन के 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होता है और सेकेंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2-2 पेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2-2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे कीटो ग्रुप इसका इन्वॉल्व हो रहा है और इसका एमिनो ग्रुप। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है कि जब हुक्सटीन पोजीशन की बात आती है तो यहाँ पे 6th पोजीशन जो है ग्वानिन का वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और 7th पोजीशन पे तो आपके पास क्या देखिए यहाँ पे कलेक्टिवली अगर ग्वानिन, ये क्या है नॉर्मल वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कैसे लिखते थे कि ग्वानिन है 1 पोजीशन, 6 पोजीशन और 2 पोजीशन, ऐसे लिख देते हैं। फिर 6 साइटोसिन फर्स्ट पोजीशन जो है, फर्स्ट जो है इसके 3 पोजीशन के साथ पेयर अप कर रहा है, 3 लिख दिया, ठीक। साइटोसिन जो है 4 के साथ पेयर अप कर रहा है, 6th और 4 देख रहे हैं, 6 और 4 पोजीशन पे ये अमीनो ग्रुप है, 4 और 6 तो 3, ठीक। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस की भी थी, एक बार और हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपकी पेयरिंग हो गई। अब जैसे जिसको और भाई अपने हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्वानिन के पास सेकंड पोजीशन पे क्या है, NH2 है, यहाँ पे क्या है, कीटो ग्रुप है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये नॉर्मल वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग में हम लोगों ने क्या देखा, ग्वानिन के कौन कौन से पोजीशन इन्वॉल्व थे, फर्स्ट पोजीशन, 6th पोजीशन एंड 2 पोजीशन। पर आपकी जॉब क्या रहेगी, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ NH है, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे NH है, यहाँ पे है ना NH है, ठीक। 6th पोजीशन पे इसके क्या है, कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। इसके साइटोसिन के 3rd पोजीशन पे क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन है। 4th पोजीशन पे क्या है, NH2 है, ठीक। अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें कि इसको आपने लिख लिया तो आपको क्या होगा, ये आगे के मतलब
प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो बहुत अच्छा रहेगा कि सेकंड पे अमीनो दिस वे। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कौन कौन जो है ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो ये हो गई हम लोगों की क्या वॉटसन क्रिक पेयरिंग। हुक्सटीन में हमें हमें आप लोगों क्या दिख रहा है, देखिए N7 पोजीशन, N7 पोजीशन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी है, और O6 पोजीशन यानी 6 पोजीशन पे जो कीटो ग्रुप है O, इसको O6 ऐसे बोल देते हैं। तो ये N7O6 भी क्या कर रहा है हुक्सटीन पोजीशन में, यानी ग्वानिन का N7 और O6 पोजीशन भी जब हुक्सटीन पेयरिंग करनी होती है तो वहां ये पोजीशन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी जगह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहा है। ठीक है, 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, N7, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये पोजीशन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, तो ये हुक्सटीन पोजीशंस लिख लिए, ये वॉटसन क्रिक, राइट। और उसी तरह क्वाड्रप्लेक्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया थी कि कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है, बाकी हम लोगों ने यहाँ पे भी कंप्लीट डिस्कशन किया था। ठीक, नेक्स्ट है कायरलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू। तो जो कायरलिटी होती है, कायरलिटी क्या होती है कि भाई किसी सेंटर कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स का अटैच हो जाना, एक तो ये होता है, राइट। पहली चीज हो गई कि कायरलिटी को आप लोग कैसे देखते हैं, ये हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स में बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन किया है कि कायरलिटी एक तो हो सकती है कि भाई 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हैं। दूसरा क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जो भी कायरल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, हम लोगों ने बात डिस्कशन में अपने इसको बोला भी था जब हम लोग शुगर बेसिस की बात कर रहे थे, तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये आपका क्या है, बीटा डी राइबोज है, बीटा डी राइबोज है। ठीक है, और ये क्या है, बीटा डी ऑक्सी राइबोज है। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे ये नहीं है। तो कहने का यहाँ पे तो सेंस ये, हम लोग कायरलिटी की बात करें तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहले कार्बन पे भी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ कार्बन है, इधर इसके ऑक्सीजन अटैच है, हाइड्रोक्सिल अटैच है, H अटैच है, और यहाँ पे कार्बन अटैच है। तो 4 अलग अटैचमेंट हो गया। फिर ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है उस पे भी अगर देखें तो यहाँ पे इस तरीके तरफ कार्बन अटैच हो गया, इधर ये अटैच हो गया, इधर H अटैच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ तो CH2 हो जाएगा, तो फिफ्थ कार्बन पे तो हमें नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कार्ब, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इस डी राइबोज में पूरी तरीके से कायरलिटी देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो डीएनए में कायरलिटी आ रही है वो किस वजह से आ रही है, तो इट इज डीऑक्सी राइबोज। तो रीजन शुड बी प्रॉपरली क्लियर। Next, DNA is not hydrolyzed by alkali, whereas RNA is readily hydrolyzed. This is due to the double helical structure of DNA, the presence of uridine in RNA. तो DNA जो है it is not hydrolyzed by alkali, right? Whereas RNA is readily hydrolyzed. This is due to, क्यों होता है ये हम लोग को रीजन पता है, क्योंकि बेसिकली RNA के पास क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि क्या अटैक कर देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे अटैक कर लेता है। तो इसलिए आरएनए जो है वो 2 कंपोनेंट में टूट जाता है। तो वो 2 कंपोनेंट कौन होते हैं, 2,3 साइक्लिक मोनोफॉस्फेट, और एक एंड पे शॉर्ट आरएनए मिल जाता है 5 प्राइम OH के साथ। यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम OH ना, 5 प्राइम OH के साथ एक आरएनए मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कारण होता है। तो यहाँ पे जो और रीजंस दिए हुए हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो भाई डबल स्ट्रक्चर है तो वो तो वैसे ही स्टेबल होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ यूरिडीन इन आरएनए, ऐसा ये रीजन तो है ही नहीं, राइट, क्योंकि यूरासिल एक तरह से नॉर्मल कंपोनेंट है आरएनए पे पाए जाने का, और
और आरएनए जो है वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से जो लूप स्ट्रक्चर बनाता है वो भी वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता ही है, राइट। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है कि कैसे हाइड्रोलाइज्ड हो जा रहा है। So the best reason is option D. Following are 3 single-stranded DNA sequences that form secondary structure. तो क्या हो गया यहाँ पे, based on their stability, which one is correct? तो on the basis of what? on किस basis पे आप इनकी stability को decide कर सकते हैं अगर आपके पास sequence दिया हुआ है, ठीक है। So option 2 is correct because in these 3 strand DNA जिसमें GC कंटेंट ज़्यादा होगा तो GC कंटेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। नेक्स्ट है वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आकर इन न्यूक्लिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कंटेन एटलीस्ट वन मॉडिफिकेशन that does not occur in nucleic acid। ऐसा इसमें से कौन सा अलग सा मॉडिफिकेशन है, राइट, कि वो न्यूक्लिक एसिड में पाया ही नहीं जाता है, ठीक। तो ये बहुत ही अलग सा एक क्वेश्चन है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशंस पता होने चाहिए। तो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन का एक इमेज पूरा शेयर किया था जहाँ पे, पर आज हम आपको और डिटेल मॉडिफिकेशंस दे रहे हैं, राइट, जिससे आप थोड़ी प्रैक्टिस और बेटर आउट कर पाएंगे अपनी प्रैक्टिस को, बेटर आउट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, एडिनोसिन एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ये जो आपके फिगर दिए हुए हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी दिमाग लगाते हुए अपनी एक प्रैक्टिस कर लेनी है। हम लोग ये जानते हैं दिस इज एडिनोसिन, ठीक। एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, 1 मिथाइल, यानी फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, 1 मिथाइल एडिनोसिन। सेकेंड पे जुड़ गया तो सेकेंड मिथाइल एडिनोसिन। फिर ये है एक पेंटेनाइल एडिनोसिन, ठीक। फिर है 2 मिथाइल थायो आइसोपेंटेनाइल एडिनोसिन। तो ये सब जो है कॉमन अकरिंग एडिनोसिन है, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिनोसिन और उसके मॉडिफिकेशंस हैं, जिन्हें एक बार आप देख लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको याद हो जाएगा। ये यूरिडीन जो है ये हमारे पास है, यूरासिल आप जानते ही हैं, यानी यूरिडीन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे राइबोस भी दिया हुआ है, ठीक है, R इज फॉर राइबोस। तो अगर दिस इज स्यूडोयूरिडीन, दिस इज डाईहाइड्रोयूरिडीन, राइबोथाइमिडीन, थायोराइबोथाइमिडीन, 5 मिथाइल, तो 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप का ऐड हो जाना विद अमीनो ग्रुप 2 थायोयूरिडीन, राइट। उसी तरीके से 2 थायोयूरिडीन, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल 2 थायोयूरिडीन, ठीक। दिस इज नेक्स्ट वन, 5 टोरिनो मिथाइल यूरिडीन ग्रेनाइलेटेड। तो ये भी एक बार कहीं पे पूछा गया था, दिस वन। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन विच इज बीइंग सीन इन यूरासिल। ग्वानोसिन में हम लोग देख सकते हैं क्या है, दिस इज कॉमन ग्वानोसिन, मिथाइल 1 मिथाइल ग्वानोसिन, 7 मिथाइल, 7 पोजीशन पे मिथाइल का आकर हो जाना, राइट। दिस इज N2 मिथाइल ग्वानोसिन। तो यहाँ पे जो दिए हुए डाई मिथाइल ग्वानोसिन मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है विद दिस N कॉम्पोनेंट। फिर आर्कियोसिन विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एट G+15, वायोसिन, वायब्यूटोसिन। नेक्स्ट है साइटिडीन के साथ, साइटिडीन दिस इज कॉमन, this is 2 thiocitidine, 5 methyl cytidine, 5th position पे, 5 formyl 5 position पे addition of this group, 2 O methyl guanosine, फिर this O dimethyl guanosine। तो यहाँ पे ये आपकी जॉब होगी कि ये कॉमन है क्लियरली। हाँ, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये यहाँ तक ये जो ऑप्शन है ये वाला जो है ये है साइटिडीन का मॉडिफिकेशन। ये जो है ये है 2O मिथाइल न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियोसाइड जिनके सेकेंड पोजीशन पे कुछ मिथाइलेशन प्रोसीजर हो रहा है,
तो ये उसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ये साइटिडीन का नहीं है। ठीक, बाकी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने गुआनोसिन देख लिया, हम लोगों ने एडेनोसिन देख लिया। तो अगर आप इसको स्टडी करने के बाद अगर इन ऑप्शंस पे आएंगे तो आप पाएंगे कि आपको आपका जो करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर अभी आप लोगों ने देखा हो तो ये सभी आपको मिलेंगे, सभी ऑप्शन में मिलेंगे, बट 5-मिथाइल डी ऑक्सी साइटोसिन नहीं मिलेगा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट विच इज नॉट अकरिंग इन न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो थोड़ा ये ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बस आपको इस उसके, क्योंकि जो जितने भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल हैं वो सारे इन स्लाइड्स में दे दिए गए। जस्ट यू हैव टू लुक वंस, और एक बारी, आपको ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना, बट हाँ एक बार नाम आप देख लेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो बात कही कि 5-मिथाइल डी ऑक्सी साइटिडीन नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइटोसिन में इस तरीके का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ये वाला, दिस 5-मिथाइल डी ऑक्सी साइटोसिन। ठीक, तो इस तरीके से बस ये आपको ऐड करना होगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वो मेड, अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर इंटरकन्वर्टेबल and the ratio of their abundance is 1:2 respectively, keto groups of thymine and guanine respectively। तो ये अल्फा और बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। यस, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एंड देयर अबंडेंस इज 1:2 respectively, कीटो ग्रुप ऑफ थाइमीन एंड ग्वानीन respectively। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इज देयर एनी कीटो ग्रुप प्रेजेंट इन थाइमीन, यस, एंड ग्वानीन पे क्या कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यस, यहाँ पे भी हमें पता है 2,4 पोजीशन पे प्रेजेंट होता है और ग्वानीन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज सिंगल चेन लिपिड्स फॉर्म माइसेलीज एंड डबल चेन लिपिड्स फ्रॉम बाइलेयर्स इन वाटर। तो आई डोंट नो, क्योंकि अभी हम लोगों ने फैटी एसिड के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, बट अगर थोड़ा आप लोगों को पता हो कि जहाँ पे भी फैटी एसिड्स यानी ऐसे कंपोनेंट होते हैं जहाँ पे ये हमारी फैटी एसिड की चेन है, ठीक, तो ये क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं एक तरीके से, और इस तरीके का आप कह सकते हैं वेसिकल स्ट्रक्चर जनरेट कर लेते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, माइसेल्स। ठीक, तो एक तरह से ये भी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, वो भी सही होगा। Proline is energetically favored at the C termini of an alpha helix than at the N termini। सी ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि प्रोलीन को अगर देखा जाए तो वो अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, वो बेंड कॉज करता है, वो कॉमनली प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो फेवरिंग की यहाँ पे बात ही नहीं होगी। तो प्रोलीन जो है वो फेवर नहीं करता है अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तो बेंड पे पाया जाता है। तो ये हमें एक ऑप्शन मिल गया गलत। ठीक, मेजर ग्रूव ऑफ डीएनए रेडली अकोमोडेट सेवरल कॉमन स्ट्रक्चरल मोटिव्स इन प्रोटीन दैन द माइनर ग्रूव। ये तो हम लोगों ने डिस्कशन किया ही था कि भाई मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव का रोल ही होता है कि वहाँ पे प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं। तो मेजर ग्रूव में ज़्यादा स्पेस होता है, तो वहाँ पे अकोमोडेशन जो है प्रोटीन का ज़्यादा हो सकता है। प्रोटीन में क्या पाई जाती हैं, मोटिव्स, स्ट्रक्चरल मोटिव्स, डीएनए डोमेन्स, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ से प्रोटीन की बाइंडिंग होती। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी सही हो गया। रिप्लेसमेंट ऑफ अ कैनोनिकल वैटसन क्रिक। अब इतने ऑप्शन के बाद ऑब्वियस सी बात है कि अब आप ऑप्शन के तो करीब पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि जो ई ऑप्शन है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ वॉबल बेस पेयर। ठीक है, तो वॉबल बेस पेयरिंग जो होती है वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी हमने वो डिस्कशन नहीं किया है, तो इसको सिर्फ अभी इतने ही बेसिस पे हम लोग इस ऑप्शन को करेक्ट कह सकते हैं जितनी अभी आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जैसे थे जो कि न्यूक्लिक एसिड से रिलेट कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, मेजर ग्रूव और
कौन सा ऑप्शन हो गया, जो पहला वाला ऑप्शन है। तो इस बेसिस पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, और आपके पास यहाँ पे देखिए बीच में अमाइनो एसिड भी आ गया, तो अब आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्टेटमेंट्स में। तो फिलहाल क्योंकि हम लोग अभी वोबल बेस पेयरिंग की बात नहीं करेंगे, ये पूरा ट्रांसलेशन का एक एस्पेक्ट होता है, तो अभी हम लोग इसको जो है इस पर इतना ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, बट इस बेसिस पे क्योंकि ऑप्शन मैच करते हुए हम लोग इसको गलत कह सकते हैं कि हमारे पास वही ऑप्शंस लेफ्ट आउट होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, following table lists the two major forms of DNA duplexes, conformation of base attached to the sugar and nature of major and minor grooves. Clear? तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल का पूरा डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, और यहाँ पे सिर्फ आपको मैच आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पे मैच आउट करें तो क्या होगा, ए फॉर्म जो है, तो ए फॉर्म कैसा होता है, सिन होता है या एंटी कन्फर्मेशन। तो हम लोग को पता है, ये जो टेबल अभी मैंने यहाँ पे टेबल ऐड किया है, इसी को आप देखकर बता सकते हैं क्या ये क्या है, ए फॉर्म है, ये बी फॉर्म है, ये सी फॉर्म था, ये जेड फॉर्म था, ऐसे करके था टेबल में हम लोग के। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो ए फॉर्म है वो किस में, एंटी कन्फर्मेशन में होता है, राइट, एंटी कन्फर्मेशन। तो A2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, वाइडर मेजर ग्रूव। तो अगर हम ए फॉर्म, अगर आपको याद है तो मेजर ग्रूव कैसा होता है उसका, ए फॉर्म का नैरो होता है मेजर ग्रूव का, और माइनर ग्रूव कैसा होता है, ब्रॉड होता है। ब्रॉड कह सकते हैं या वाइड कह सकते हैं। तो ए फॉर्म का मेजर ग्रूव कैसा हो गया, नैरो हो गया, और माइनर ग्रूव कैसा हो गया, वाइड हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ए फॉर्म कैसा होगा, उस नैरो मेजर ग्रूव, तो नैरो मेजर ग्रूव ये हो सकता है ए फॉर्म के लिए, कि ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। और क्या मैच कर रहा है, वाइडर माइनर ग्रूव। तो ए का सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक, तो अगर हम लोग ये चीज़ मैच करें अपने क्वेश्चन में, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या कहीं दिख रहा है, तो ये हम लोगों को दिख रहा है, ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, और ये फोर्थ ऑप्शन में भी यही कॉम्बिनेशन है। तो अब इसके लिए हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें बी फॉर्म को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो बी फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो बी फॉर्म भी क्या होता है, एंटी कन्फर्मेशन होता है, यानी बी का क्या होगा, 2 होगा। बी भी क्या है, यहाँ पे हम लोग मैच आउट कर सकते हैं, बी भी एंटी कन्फर्मेशन, दिस इज आई एम मार्किंग, दिस इज एंटी कन्फर्मेशन। तो जैसे ही आप एंटी कन्फर्मेशन बी सेकंड करेंगे तो आप जो है आराम से फोर्थ ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। और बाकी आप मैच कर सकते हैं कि बी फॉर्म जो है वो उसका मेजर ग्रूव वाइड होता है और माइनर ग्रूव नैरो होता है। तो अब यहाँ से मेजर ग्रूव वाइड होता है और माइनर ग्रूव नैरो होता है। तो आप देख सकते हैं इस टेबल से ही कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो जनरेट किया हुआ है। ओके, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग ऑप्शन देखें यहाँ पे, और हम लोगों ने इस पर काफ़ी एंडो एक्सो कन्फर्मेशन पर हम लोगों ने डिटेल स्टडी भी की है और एनालिसिस भी की है। तो अब आप लोग इसमें अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा, देखते हैं। तो इन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए द शुगर पकर इज C2 एंडो, यस। तो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट की भी प्रैक्टिस की हुई है। तो जो बी कन्फर्मेशन है वो किस में एग्जिस्ट होता है, C2 एंडो, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने इसको पढ़ा भी हुआ है, C2 एंडो। तो ये ए ऑप्शन तो सही हो गया। इन RNA द शुगर पकर इज C3 एक्सो। तो अगर देखा जाए RNA और ए फॉर्म में, तो अगर हम लोग बात करें, अगर थोड़ा सा आप लोग इसको अगर लिखे, तो हम लोगों के जो क्वेश्चंस रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं इस एरिया से, तो देखा जाए क्या होता है, RNA और ए फॉर्म, ये जो होता है RNA ए फॉर्म, और क्या आता है बी फॉर्म, और क्या होता है जेड फॉर्म, और क्या होता है, एक होता है हाइब्रिड।
हाइब्रिड मीन्स एक स्ट्रैंड आरएनए और एक स्ट्रैंड डीएनए का। ठीक, तो ये 4 चीजें हैं। तो जो आर और ए फॉर्म का कन्फर्मेशन राइबोस का कैसा, C3 एंडो कन्फर्मेशन, और बी फॉर्म का क्या होता है, C2 एंडो। पर इसके साथ थोड़ी सी और भी चीज है कि ये जो बी फॉर्म है वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, C4 एक्सो, जैसे यहाँ पे मैंने बात की थी C4 एक्सो, O4 एंडो, ये भी दिखाता है। ठीक है, बट ज़्यादातर इसमें पाया जाता है, बट इट हैज़ सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दीज फॉर्म्स ऑल्सो। नेक्स्ट बात आती है जो Z फॉर्म होता है। Z फॉर्म में हम लोगों ने क्या बात की थी कि C2 एंडो एंड C3 एंडो कन्फर्मेशन देखे गए हैं। C2 एंडो जो एंडो कन्फर्मेशन इट इज फॉर पैरामिडीन, एंड C3 एंडो कन्फर्मेशन कब देखा गया, प्यूरिन के केस में। ठीक है, और हाइब्रिड में क्या आता है, C3 एंडो। तो अगर आपके पास ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ C3 एक्सो की बात आ गई तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर आती है द वोबल बेस पेयर, तो बी ऑप्शन गलत हो गया है। द वोबल बेस पेयर इज फॉर्म बिटवीन G एंड A इन RNA। तो फिर से बात आती है वोबल बेस पेयरिंग पे कोई डिस्कशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि फिर चीज़ें और अलग तरफ चली जाएंगी। हम लोग डी ऑप्शन को पढ़ के इस ऑप्शन को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड चैप्टर को समझा है। अ चेंज इन द शुगर पकर फ्रॉम C2 एंडो इन द बी फॉर्म ऑफ DNA टू C, यानी कि C2 एंडो से C3 एंडो की तरफ अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो अब आप दिमाग लगा सकते हैं C2 एंडो क्या है, बी फॉर्म है, और C3 एंडो यानी बी फॉर्म से जब हम A फॉर्म में शिफ्ट हो रहे हैं तो इट अल्टर्स द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द मेजर ग्रूव। अभी जस्ट आप लोगों ने क्वेश्चन में ही देखा, तो बी फॉर्म से अगर आप कोई चीज़ ए फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेजर ग्रूव बी फॉर्म में वाइड था और अब क्या हो गया, नैरो हो जाता है। ठीक है, बी फॉर्म में कैसा होता है मेजर ग्रूव वाइड, ए फॉर्म में कैसा हो जाता है नैरो। तो अभी हम लोग ने इस चीज़ को देखा ही, तो उस आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि येस इट इज़ ट्रू, C2 एंडो इन द बी फॉर्म एंड DNA टू C3 एंडो मीन्स ए फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो येस मेजर ग्रूव पे प्रभाव पड़ता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस ऑप्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। Following statements are being made about the orientation of N-glycosidic bond between the base and the sugar in the following DNA duplexes। तो ये ऑप्शन आई थिंक बहुत इजी है। ठीक, तो एंटी कन्फर्मेशन बी के लिए होता है और हमें ये भी पता है एंटी कन्फर्मेशन जो है, यहाँ पे बात है ये एंटी की बात हो रही है। ए, ये मैं फिर से लिख दे रही हूँ, A, B, C एंड Z। तो यहाँ पे क्या है, एंटी कन्फर्मेशन की बात हो रही है, तो दोनों ही ए और बी क्या है, एंटी कन्फर्मेशन। तो इस कंसिडरेशन में कौन सा सही होने की गुंजाइश है, तो एंटी फॉर बी फॉर्म ये तो सही होगा, सिन फॉर बी फॉर्म ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सी जो है वो क्या होगा, वो एंटी फॉर ए फॉर्म सही हो जाएगा। डी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, यानी 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन न्यूक्लिक एसिड इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, सही नहीं है कौन सा स्टेटमेंट। तो अगर आप लोग देखिए, द कन्फर्मेशन ऑफ राइबोज इन DNA इज अल्फा 2, यहीं पर ही क्या दे दिया, अल्फा। तो अल्फा, और हम लोग क्या बात कर चुके हैं, ये फिगर आप लोगों को याद होगा, बहुत देर तक हम लोग ने डिस्कशन किया था जब हम लोग पेंटोज शुगर का टॉपिक देख रहे हैं। तो ये तो कैसा रहता है, बीटा रहता है। तो यहीं पर ही आपको गलत स्टेटमेंट मिल गया, यानी ये ऑप्शन ही क्या है कि ये आपका पहला ऑप्शन ही, जो गलत ऑप्शन ही आपको देखना है, तो यही हमारा क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। ठीक, बाकी और आप हाइड्रोलिसिस ऑफ RNA टेक प्लेस अंडर अल्कलाइन कंडीशन अनलाइक DNA एज द 2 हाइड्रोक्सिल इन RNA एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल इन इंट्रामोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट। यस,
जो आरएनए होता है उसका जो सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो अटैकिंग बिहेवियर शो कर सकता है। डीएनए कैन अकर इन 3 डायमेंशनल फॉर्म, यस, ए बी जेड। इन डीएनए डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन टू यूरासिल कैन अकर इन नॉन एंजाइमेटिक मैनर, यस। डीएमिनेशन सिर्फ साइटोसिन के पर से अमीनो ग्रुप हटा दे हम, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द केस कि साइटोसिन में कहाँ प्रेजेंट होता है, 4th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप जो होता है उसको आप हटा दीजिए तो वो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बाकी सही है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑन द सीक्वेंस, ये चारगाफ रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऑन द सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रिजल्ट शोड द कंटेंट ऑफ साइटोसिन सी वॉज 20%। जो C है वो क्या है, 20% था। What is the amount of A and T put together? तो ग्वानिन कितना होगा, 20% होगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 40%। तो अब 60% बचा, तो 60% जो है उसमें से क्या होगा, 30% आपका एडेनिन होगा और 30% क्या होगा, आपका थायमिन होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बात हुई है, एडेनिन एंड थायमिन पुट टुगेदर, तो 30-30 क्या हो जाएगा, 60। तो क्या होगा ऑप्शन 60%। शुगर पॉकरिंग इज डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड इज एक्सक्लूसिव। अब फिर से देखिए, फिर से एंडो, अब आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि पूरे चैप्टर में से कहाँ कहाँ से मेन ओरिएंटेशंस पे आ रहे हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि वो जो टेबल है उसकी इंफॉर्मेशन प्लस हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो सारा सिन एंटी, ये सारे कन्फर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत क्लियर होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया है इन्होंने, क्योंकि अगर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको होगा C2 एंडो इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब यहाँ पे बात क्या आ गई कि ये तो सही है कि C2 एंडो तो होता ही है, पर यहाँ पे एक टर्म दे दिया है इन्होंने एक्सक्लूसिवली। क्यों, हमें देखना है, क्योंकि अगर आप दूसरा स्टेटमेंट भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक्चुअली में क्या है, यहाँ डबल स्ट्रैंडेड की बात हो रही है, तो C2 एंडो किसकी बात हो रही है, बी की। C3 एंडो किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, आरएनए की बात हो रही है, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने इसको बना भी लिया है, C2 एंडो इन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की अब यहाँ पे बात आने लगी फिर से, राइट। तो यहाँ पे तो ये तो खैर वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, C3 एंडो, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक हो रहे हैं, C3 एंडो इन हाइब्रिड ड्यूप्लेक्स विद 1 स्ट्रैंड एज डीएनए एंड अदर एज आरएनए डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है हाइब्रिड डुप्लेक्स की हम लोगों ने बात की भी थी कि C3 एंडो कन्फर्मेशन होता है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड की बात हो रही है। और जो बी स्ट्रैंड में हम लोगों ने क्या बात की थी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ठीक। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक्सक्लूसिव की बात हो रही है। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन